हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। और आज के लेसन में हम देखेंगे कि इस रूल के अंतर्गत जो लगभग 25 रूल्स हैं उसके अंतर्गत क्या क्या रेलिवेंट टॉपिक है या रेलिवेंट फैक्ट्स है या पॉइंट्स है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। और ये एग्ज़ाम होगा आपका मिनिस्टर स्टाफ का पेपर 3, उसके बाद ITI का पेपर 3, उसके बाद ITO का पेपर 3, जिसमें अलग अलग वेटेज दिया गया और मिनिस्टर स्टाफ के लिए तो 100% का वेटेज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। आज के रूल में सबसे पहले देखिए 19 सीसीएस कंडक्ट रूल जो है, सीसीएस कंडक्ट रूल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि क्या बताना चाह रहा है। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है, ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में है, बल्कि इसलिए कि इसकी यूटिलिटी या इसका यूटिलाइजेशन या इसका ऑब्जर्वेशन जो है डे टू डे बेसिस पे देखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो 1964 का जो रूल आया था वो 1964 से ही अप्लीकेबल हुआ। मीन्स इसमें टाइटल में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि जिस दिन ये पास हुआ उसी दिन से ये इफेक्टिव हो गया सारे लोगों के लिए जो भी इस रूल के अंतर्गत कवर होंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि अप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं कि एप्लीकेशन किसके लिए है। तो ध्यान रखिएगा कि उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हैं जो बी ग्रुप के हैं, सी ग्रुप के हैं या ए ग्रुप के हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया सर्विस में जो हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा, रेलवे में जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं रेलवे बोर्ड से रिलेटेड उन सब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, इन सब में सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 होगा जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कंट्रोल है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, नॉट एप्लीकेबिलिटी की बात है तो नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब ये आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि नॉट एप्लीकेबिलिटी किस किस सेंस में है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पूरा ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ, रेलवे में नहीं एप्लीकेबल है। रेलवे सर्वेंट जो इंडियन रेलवे एक्ट के अंतर्गत कवर्ड होते हैं उनके लिए नहीं होता है। उनमें जितने भी पर्सन होते हैं कनेक्टेड उनके लिए नहीं होता है, चाहे वो बोर्ड में हो या रेलवे में जॉब कर रहे हो, उन सब के लिए नहीं होता है। दूसरा है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन से आते हैं तो IAS, IES एंड IFS। IAS, IES और IFS, ये तीनों ऑल इंडिया सर्विस में जो भी हैं, कहने का मतलब है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए ये कंडक्ट रूल नहीं है, बल्कि उनके लिए अलग से कंडक्ट रूल बनाया गया है। रेलवे के लिए, ऑल इंडिया सर्विस के लिए और किसी भी कैडर के लिए या किसी भी ऑफिशियल के लिए, ऑफिशियल मतलब किसी भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के लिए, अगर स्पेशल ऑर्डर है प्रेसिडेंट का, स्पेशल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के अंतर्गत अगर कोई पास एग्जेम्प्ट किया गया है इस रूल से, देन दैट विल आल्सो बी कवर्ड। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, ऐसे व्यक्ति जिनका सैलरी 500 रुपीज पर मंथ से कम हो या इससे अधिक नहीं हो, वैसे सेक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसमें जैसे आता है पोर्ट्स, डॉक्स, डिफेंस एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं। पब्लिक वर्क एस्टेब्लिशमेंट जहाँ दुकान टाइप का है जो गवर्नमेंट का है, PDS सिस्टम जहाँ चालू होता है वहाँ पे अगर PDS के अंतर्गत कोई काम कर रहे होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। तो जितने भी हैं इस तरह के, या माइंस में होते हैं,
माइन सेक्शन में। तो इस तरह के जितने भी हैं जहाँ पे जिनका सैलरी 500 से कम है या 500 से ज़्यादा नहीं है, 500 या 500 के बराबर है और या उससे कम है, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। या ऐसे सेक्शन या ऐसे ऑफिस के लिए या अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ऑफिस के लिए जहाँ पे कि प्रेसिडेंट के द्वारा स्पेशल ऑर्डर पास किया गया है कि नहीं भाई यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा सीसीएस कंडक्ट रूल 1964, या ऑल इंडिया सर्विस के लिए या रेलवे के लिए। ऑल इंडिया सर्विस में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईएएस, आईएएस, आईएफएस ये सब जो आते हैं, इनके अलावा और भी अगर ऑल इंडिया सर्विस में कोई भी इंक्लूड किया जाएगा, जो कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट राज्यसभा को, है ना, राज्यसभा को पावर दिया गया है स्टेट ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। तो उसके आधार पे अगर ऑल इंडिया सर्विस और भी क्रिएट होगा, इन दैट केस ऑल्सो इट विल नॉट बी कवर्ड, मतलब दे विल नॉट बी कवर्ड अंडर रूल 1964, है ना। चलिए, पहला हो गया, पहला पॉइंट जो कि आपके रूल को ध्यान में रखना है। इसमें रूल से रिलेटेड से ज़्यादा होता है आपका कंडक्ट या इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग में आपको क्लियर हो गया होगा कि अप्लीकेबल कहाँ कहाँ है और कहाँ अप्लीकेबल नहीं है ना। चलिए, दूसरा जो पार्ट है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 रूल 2, जिसमें डिफिनीशन की बात हुई है। डिफिनीशन की बात हुई है ना। मुक्सु एक बार देखना धुंधला तो नहीं आ रहा है वहां से, पिछले बार मॉर्निंग में ये धुंधला आ रहा था। चलिए, तो डिफिनीशन के अंतर्गत आपको ये देखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि ना केवल सीसीएस कंडक्ट में आ रहा है बल्कि कई जगह पे आते हैं, तो उस टर्म को मैं सिर्फ एक टर्म है वो है फैमिली। फैमिली इसके डिफिनीशन के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये मैं टेबल बना के बता रहा हूं। सबसे पहले वाइफ, या इसको एक टर्मिनोलॉजी दे देते हैं स्पॉज, स्पॉज, सन्स, डॉटर। उसके बाद अगर सन्स की बात करते हैं तो यहां पे उनका सन या डॉटर, ठीक है। तो इस डिफिनीशन के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे उनको बोला जाएगा मेंबर ऑफ फैमिली, फैमिली के अंतर्गत माना गया है। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, जब हम आगे रूल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जहां पे ये बोला जाता है कि आपके फैमिली मेंबर का किसी ऐसे कंपनी में आपका जॉब नहीं होना है जहां आपके जिस कंपनी से आपका डायरेक्ट डीलिंग है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल है और आपकी डीलिंग है ना, किसी न किसी अफेयर में आपका डीलिंग है, या तो उनका आपके यहाँ अप्रोच हो सकता है, या आप चूंकि उनको आपके जुरिडिक्शन में वो है तो आप भी कभी न किसी कारण से अप्रोच कर सकते हैं। इन दैट केस आपके फैमिली मेंबर वहां पे जॉब नहीं करेंगे। और लास्ट में जो है इसमें एनी पर्सन या एनी मेंबर, एनी पर्सन डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई, ठीक है। तो जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सर्वेंट है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके ऊपर अगर कोई अदर पर्सन भी, चाहे एडॉप्टेड सन हो या फादर हो, ब्रदर हो, जो फुल्ली डिपेंडेंट है, उनके रेस्पेक्ट में भी ये कहा गया है कि दे विल बी कंसिडर एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली। चलिए, अब नेक्स्ट रूल के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बस एक ही टर्मिनोलॉजी था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है जनरल टर्मिनोलॉजी, जनरल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। जनरल कंडीशन में क्या क्या चीज का ध्यान रखना है वो रूल 3 में आता है। रूल 3 के अंतर्गत मैं बहुत सारे पॉइंट्स को लिख के बताऊंगा, बहुत सारे पॉइंट पढ़ के बताऊंगा। सबसे पहले देखिएगा कि मेंटेनेंस ऑफ एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। नोट करते जाइएगा, कुछ चीज मैं लिखूंगा कुछ चीज नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है। मेंटेनेंस ऑफ एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, उसके बाद डिवोशन टू ड्यूटी,
उसके बाद आप देखिएगा not to do anything for unbecoming of गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रिटी, ड्यूटी, ये तो आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप कहीं पे टेम्पटेशन में फंस गए, ये नहीं है कि इमीडिएटली आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आपकी अपनी इंटीग्रिटी होती है। आप अगर जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका कोई वैल्यू होता है, लीगल इन्फ्लुएंस होता है और रीजनिंग होता है बोलने का। तो एक इंटीग्रिटी जिसमें कि आपके ऊपर अनबायसनेस का ठप्पा हो, मतलब बायसनेस नहीं हो, न्यूट्रलिटी। तो अगर इसमें ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में आप न्यूट्रलिटी को भी ऐड करेंगे, न्यूट्रलिटी, कि यू आर न्यूट्रल, अनबायस्ड, है ना। ये सारे चीज, डिवोशन टू ड्यूटी, रेडी टू डू योर ड्यूटी असाइन टू यू। उसके बाद अनबिकमिंग जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका समझना बहुत जरूरी है। अनबिकमिंग मतलब होता है नॉट फिट फॉर या नॉट कट आउट फॉर। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी या ऐसा एक्शन, ऐसा अप्रोच जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं अपने जॉब के प्रोफाइल में, जिससे ये लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट के लिए फिट नहीं है, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने का मतलब होता है कि हमारा दो ही ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। पहला कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, पॉलिसी को फॉलो करना। दूसरा कि हम वो सारे काम पॉलिसी को करेंगे, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को करेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट में है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का पॉलिसी, इंस्ट्रक्शंस जो भी कुछ बनता है दैट इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, करेक्ट। इन दैट केस हमें इन दोनों को कंप्लाई करना है कि एक तरफ से कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, और दूसरी तरफ पब्लिक के प्रति हमारा एक सद्व्यवहार होना चाहिए और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में हम काम कर रहे हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव को अगर आप मीट करते हैं तो ध्यान रखिएगा अनबिकमिंग की बात नहीं आएगी, इवन इंटीग्रिटी की बात भी आएगी, डिवोशन की ड्यूटी भी आएगी, न्यूट्रलिटी भी आएगी, बायसनेस भी नहीं होगा। ये सारे चीज़ जो है आपके रूल 3 के अंतर्गत हैं। और मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपने देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो आप देखेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया 15A में, है ना। तो उसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सेकुलरिज्म ऑफ द नेशन, या प्रियम्बल में जो दिया गया है उसका प्रोटेक्शन करना, या जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी होते हैं जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनिमल प्रोटेक्शन, वुमेन्स प्रोटेक्शन, इन सारे पॉलिसीज का कंप्लायंस इज ऑल्सो आवर ड्यूटी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। और अगर ये सारे चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो यू मे बी एलिजिबल टू बिकम अनबिकमिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखेंगे हम फिर तो क्या होता है, मेरिट को ध्यान रखना है, फेयरनेस को ध्यान रखना है, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान रखना है, इम्पार्शियलिटी जो कि हम लोगों ने देखा है, इम्पार्शियलिटी अगर हम और देखें तो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, जितने भी वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एज ए जेन्युइन ह्यूमन बीइंग, वो सारे चीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे दैट शुड बी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक रिसोर्सेज का इकोनॉमिकल यूज, और पब्लिक रिसोर्सेज का इकोनॉमिकली यूज तो है ही, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली यूज भी है ना। जैसे बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा या कई जगह पे सुना भी होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक यूज ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज की यूज करना है जो ना केवल हमारे यूज के लिए है बल्कि हमारे फ्यूचर यूज के लिए बचा हुआ रह जाए। तो उसी तरह से सारे चीज़ का ध्यान रखना भी हमारे ड्यूटी के अंतर्गत आता है, या हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना। अगर किसी चीज़ में आपका कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है, किसी फर्म में, पार्टनरशिप में या कोई चीज़ में, दैट शुड बी डिक्लेयर। सो डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटी एंड टेक स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा काम कर रहे होते हैं जहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उससे कनेक्टेड होते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड में आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हम इस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं क्योंकि सो रीजन से हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या प्राइवेट इंटरेस्ट है हमारा, है ना।
उसके बाद मेरिट बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन लेना है, रिकमेंडेशन करना है, और अपने सिविल सर्वेंट का पोजीशन का मिसयूज नहीं करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, राइट। उसके बाद मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज योर ऑफिशियल ड्यूटी, और पब्लिक performance and discharge of his duty with the highest degree of professionalism, integrity, dedication, transparency, fairness, मतलब highest utmost level of such kind of duty should be there in your mind, right? और इसी में अब ये तो क्लाउज 1 में था, क्लाउज 2 में आप देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया है सुपरवाइजरी अथॉरिटी के बारे में, कि जो आपके और हमारे सुपरवाइजरी अथॉरिटी होंगे उनकी ये ड्यूटी बनेगी कि ये सारे फीचर को इंश्योर करवाएं। मतलब जो हमारा यहाँ पे ये काम हो रहा है, ये जो हमारी ड्यूटी है या जो हमारा कंडक्ट है, नॉट ड्यूटी कंडक्ट है, उस कंडक्ट को इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको दी गई है सुपीरियर, हमारे सुपीरियर या हायर अथॉरिटी को। अब इसका मतलब ये भी निकलता है जब भी हमारे हायर अथॉरिटी इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे तो इन दैट केस नॉन कंप्लायंस के रेस्पेक्ट में वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं। तो वी शुड नॉट बी इन डिसिप्लिन इन दिस रेस्पेक्ट। क्लियर? जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो डायरेक्शन दिया गया है, वो सारे चीज़ को हमें प्रॉपरली रखना है। अगर हम अपने सुपीरियर अथॉरिटी से बात भी कर रहे हैं तो फुल रेस्पेक्ट और ऑर्डरली मैनर बात करना है, प्रॉपर मैनर के साथ में अपनी बातों को रखना है। ये नहीं कि डेरोगेटरी मैनर्स में या एब्यूसिव लैंग्वेज में किसी भी तरह का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका इन अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट भी चांसेस है कि हो सकते हैं, राइट। तो ये सारे चीज़ जो है आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड में हमारी और हमारे सुपीरियर अथॉरिटी की बात आई है। अब नेक्स्ट रूल जो है वो इंपॉर्टेंट रूल है, वो प्रॉम्प्टनेस कर्टियसनेस, जिसके लिए स्पेशली लिखा गया है 3A में। 3A में बोला गया है कि क्या चीज़ को आपको किस तरह से करना है, मेंटेन करना है। तो है रूल 3A। रूल 3 का जो टाइटल है वो है प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। कर्टसी मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई आपको कोई वर्क असाइन किया गया है तो वो असाइंड वर्क को आप करने के लिए तत्पर हैं, रेडी हैं, विथ योर बेस्ट एफर्ट। ये नहीं कि अगर आपको नहीं आता है कोई काम तब भी आप कर रहे हैं गलत सलत कुछ भी डिसीजन ले लिए या कोई भी कंपटीशन कर दिया, वो नहीं। विथ बेस्ट जजमेंट, विथ बेस्ट नॉलेज यू आर हैविंग, है ना, इन दैट केस। प्लस कर्टियस मतलब कर्टसी के साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि यू शुड बी सॉफ्ट, humble, neutral, logical, reasoned, just, ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपके माइंड में रखना है। तो आपके ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ये चीज प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी जो है आपको दिखाना होगा। उसके बाद है रूल 3B। हम रूल 4 तक बात करेंगे आज। तो रूल 3B में दिया गया है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये क्या होता है? अभी तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो चीज तो हम फॉलो करेंगे। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वुमेन से रिलेटेड हो, चाइल्ड से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसका रेस्पेक्ट, उसका ऑब्जर्वेंस रखना होगा। मतलब कि इंडस्ट्री में किस रेस्पेक्ट से किस तरह का पॉलिसी बना है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कंप्लाइंट बनना है। और यहाँ पे जो स्पेशली मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी में खास करके किससे रिलेटेड, पहला पॉइंट है इसमें एज ऑफ मैरिज, दूसरा प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या इन्वायरमेंट को आप ध्यान रखना है। प्रोटेक्शन ऑफ, जो एकदम क्लाउजेस में दिया हुआ है उस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि MCQ पॉइंट है, उससे पूछा जा सकता है कि रूल 3B में क्या क्या। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि वाइल्ड लाइफ आपने पढ़ा होगा ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, एंड कल्चरल हेरिटेज। ओके, तो ये जो स्पेशली दिया गया है रूल 3B में,
उसके बाद दिया गया है कि ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हर हाल में इस रूल 3B के अंतर्गत याद रखना है। क्या क्या? तो सबसे पहले देखिए कि जितने भी एज, मैरिज से रिलेटेड एज अगर डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा तो उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड पॉलिसी बनाया गया उसे हम कंप्लाई करेंगे। और फिर लास्ट में जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट में किसी भी तरह का लॉ बनाया गया है तो आप लोगों को पता होगा कि इसे भी हमें फॉलो करना है। उसके बाद आते हैं रूल 3C। रूल 3 जो है बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। ओके, तो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये आपको पता है ना, विशाख दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था जिसमें प्रॉपरली वर्क प्लेस के आधार पे और वुमेन के हरासमेंट के आधार पे एक प्रॉपर एजेंडा या प्रॉपर कंडक्ट तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तब से इस चीज़ पे एक्शन भी लिया जा रहा है। गवर्नमेंट के ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, हर जगह एक कमेटी बनाई जाती है जहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन किया जा सकता है और वहाँ पे प्रॉपरली मेंबर होते हैं। एक महिला मेंबर का होना जरूरी है, पुरुष मेंबर भी होते हैं, मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन सीनियर अथॉरिटी के द्वारा कंप्लाई किया जाता है, बनाया जाता है कमेटी, राइट। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कंडक्ट ऑफ रूल जो है 1964 प्रोवाइड करता है रूल 3C के अंतर्गत, जिसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट को प्रोहिबिट करना है। तो वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए कमिटी बनाई जाती है, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, सर्टन बिहेवियरल अप्रोच को ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रूल 3C जो है रूल बनाती है। ओके, इन दैट केस यहाँ पे देखिएगा कि इसमें बोला गया है सेक्सुअल हरासमेंट के रिस्पेक्ट में कि अगर इस तरह का कोई भी कंप्लेंट किसी भी तरह का तरीके का आता है तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन का, रिड्रेसल का, रेमेडी का प्रोविज़न होना चाहिए, ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा। तो किसी भी तरह का अगर सेक्सुअल हरासमेंट मतलब क्या होता है कि एनी डेरोगेटरी लैंग्वेज, एब्यूसिव लैंग्वेज, मॉलेस्टिंग अप्रोच अगर वुमेन्स के प्रति है और या गलत शब्दों का इस्तेमाल कुछ है या एक्शन भी है, आपका जेस्चर भी है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए सेक्सुअल हरासमेंट। तो इवन जेस्चर, एक्शन, वर्ड्स और any other such kind of things may be considered as part of harassment। तो किसी भी तरह, इवन डिस्क्रिमिनेशन भी अगर आप कर रहे हैं महिलाओं के प्रति या ऐसे स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं जिससे कि या तो उनका हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट, कि भाई फीमेल है इसका हरासमेंट, तो वो चीज़ ट्रीट किया जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट के तौर पे और कमेटी के द्वारा इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए सोल्यूशन भी बनाया जाएगा, मतलब प्रोविजन भी किया जाएगा, रेमेडी भी किया जाएगा, पनिश भी किया जाएगा। चलिए, ये चीज़ तो हो गया आपका। और कहाँ पे भाई? तो ये वर्क प्लेस के बारे में है। अब आते हैं लास्ट सेक्शन है जो रूल है, रूल 4, जिसको कि समझने के लिए हम लोगों ने डिफिनीशन, रूल 2 में हम लोगों ने क्या देखा? फैमिली मेंबर का डिफिनीशन देखा। तो रूल 4 में बोला गया है, रूल याद रखिए ना रखिए लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर, कि रूल 4 के अंतर्गत गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नियर रिलेटिव एम्प्लॉयमेंट इन कंपनी। ठीक है, अब यहां पे जो चीज किया गया है, फैमिली मेंबर के डिफिनेशन में हम लोग क्या देखा? स्पाउस, सन, डॉटर, एनी डिपेंडेंट पर्सन, सन, डॉटर प्लस ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है और उनका उनका फैमिली मेंबर या उनका नियर रिलेटिव है ना, अगर कोई ऐसे
एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट का किसी न, या कह सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट का ज्यूरिसडिक्शन है। अगर आप किसी सर्टेन चार्ज में है, इनकम टैक्स में है, तो मान लीजिए 17 में है, मान लीजिए 42 में है, या मान लीजिए 7 में है, किसी भी ज्यूरिसडिक्शन के रेंज में है, और आपके रेंज के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत जो भी कंपनी आती है जिसका आपका आपका सुपरविजन है, जिसके ऊपर किसी न किसी रूप में इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो ऐसे कंपनी में आपके नियर रिलेटिव का जॉब नहीं होना है, मतलब जॉब नहीं करेगा, है ना, पहला चीज है। और अगर जॉब किया तो क्या होगा, तो जॉब करने के लिए मतलब नो एम्प्लॉयमेंट इन सच एम्प्लॉयमेंट, पहला लाइन यही ध्यान रखिए, नो एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, अगर एम्प्लॉयमेंट है, अगर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जरूरी हो सकता है, तो वहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट होता है ये बताता हूं। पहला कि अगर आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट वैसे ही कंपनी में हमारे बच्चों का या हमारे भाई का या बेटा का या किसी नियर रिलेटिव का अगर होता है, तो क्या होगा, यही ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपका जो जुरिसडिक्शनल पावर है उन कंपनी के ऊपर, तो आपका अप्रोच रहा होगा, कोई रिकमेंडेशन रहा होगा, या तो कोअर्सिव एक्शन होगा, या अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, है ना, या किसी न किसी तरह का इन्फ्लुएंस होगा। ऐसे केस में बायसनेस होने की संभावना हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी को बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए बोला गया कि ऐसे कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जॉब नहीं कर सकता, तो जॉब करने का दो ही प्रोविजन हो सकता है, या तो रिकमेंडेड बेसिस पे, रिकमेंडेशन बेसिस पे, या रिकमेंडेशन या मेरिट बेसिस पे। ठीक है, तो कई बार ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहां रिकमेंडेशन जायज है, बायसनेस भी नहीं दिख रहा है, मतलब रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसे जगह जॉब कर रहे हैं, तो जॉब कर रहे हैं तो रिकमेंडेड कोई पोजीशन में तो आपको जाना ही नहीं है, जो अलाउ ही नहीं है। अब रही बात मेरिट की, तो मेरिट के सेंस में आपको दो बात ध्यान रखना है, या तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, या पोस्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा। पोस्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल, पोस्ट अप्रूवल में अंतर क्या है कि आपको पता है कि आपके जुरिसडिक्शन में जो कंपनी है उसमें आपके नियर रिलेटिव जो हैं या फैमिली मेंबर हैं, जॉब करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। ऐसे केस में आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, एंड यू हैव टू सीक परमिशन दैट कि हमारा बच्चा या हमारा रिलेटिव कोई इस कंपनी में जहाँ जा रहा है, जहाँ पे हमारा जुरिसडिक्शन है उसमें जा रहा है, लेकिन हमारा कोई बायसनेस नहीं है, न्यूट्रलिटी है, इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, फेयरनेस मेंटेन करेंगे। वैसे केस में आपके सीनियर अथॉरिटी का या अथॉराइज्ड ऑफिसर जो होते हैं वो सैंक्शन देंगे, परमिशन देंगे, देन विथ प्रायर अप्रूवल यू कैन और योर नियर रिलेटिव कैन गो फॉर एम्प्लॉयमेंट। दूसरी बात हो सकती है कि कई बार ऐसी बात होती है कि पता नहीं होता फैमिली मेंबर कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है, और अचानक से सारा कुछ हो गया क्लियर, है ना, और वो इंटरव्यू लेटर क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आ गया, या पता चला कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के समय में भी आपको पोस्ट अप्रूवल की बात पड़ती है, मतलब जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आया, आप ज्वाइन करने जा रहे हो, नो इशू, नो प्रॉब्लम, लेकिन यू हैव टू इंटीमेट टू द गवर्नमेंट दैट सो एंड सो कंपनी जहाँ की हमारा जुरिसडिक्शन है उसमें हमारा कोई नियर रिलेटिव जॉब करने जा रहा है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, तो आपको इंटीमेट करना है और परमिशन लेना है, और टिल द परमिशन इज ग्रांटेड, तब तक वो जॉब उनके लिए, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके उस बच्चे और नियर रिलेटिव का जो जॉब है वो टेम्पोररी बेसिस पे माना जाएगा। अगर सैंक्शन आ गया तो विल कंटिन्यू, अगर नहीं आया तो आपको उस वहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रिटी, न्यूट्रलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा कि ये नहीं देखा गया। या तो होगा कि अप्रोच के थ्रू गए हैं, रिकमेंडेशन के थ्रू गए हैं, झूठ मूठ का मेरिट, मतलब क्या होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का चांसेस बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ है आपका रूल 4 तक। और ये जो कंडक्ट रूल है 1964 का, उसको मैं 4 से 5 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा, कुछ भी नहीं है, बस आपको कान खोल के सुनना है, और जहाँ जहाँ आपको लगे रेलिवेंट उसको नोटबुक में नोट करते जाइए। सो गाइस, स्टे ट्यून टू दिस एकोलॉ चैनल, और मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो वीडियो आप देखते हैं उसको वो प्रॉपरली देखिए, वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, और जो मैं एमसीक्यूज हर एक वीडियो के रेस्पेक्ट में, हर एक टॉपिक के रेस्पेक्ट में देता हूँ उसको जरूर सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।